इस चैप्टर का हेडिंग है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सी बात बताई गई है। इस चैप्टर में आपको एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित किसान किस तरह से किसी भी फसल का उत्पादन करते हैं, किस प्रकार इस फसल को प्रबंध करते हैं, यही सब बातें बताई गई हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो ग्रीष्मावकाश में पहली एवं भूजू अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। तो मैं ये कह रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजार का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन आपको अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो कुछ जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? ये सारी क्वेश्चन है भोजू का। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों का भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद ये है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धति में लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, मतलब घूमने फिरने वाले थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और कच्चे सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती का कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों का उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उसके बाद है, उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी गेहूं के हैं, पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिसे मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं, उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों एवं विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। खरीफ फसल एक नंबर में है। तो यह हो गया वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। जिसको वर्षा ऋतु में बोते हैं उसे खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल हैं। अब रबी फसल है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थान पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। अधिकतर फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? इसका क्वेश्चन है। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग मिली अथवा आप सजावटी पौधों उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप अर्थात कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। यहाँ क्रियाकलाप आगे दिए गए हैं। में है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, फिर भंडारण। उसके बाद है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं? इसमें फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे बड़े जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। उसके बाद पोली मिट्टी में रहने वाले केचुआ
इसको अर्थवर्म कहते हैं इंग्लिश में, और सूक्ष्मजीव की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसान के मित्र हैं। ये अर्थवर्म केंचुआ जो है किसान के मित्र कहलाते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्योंकि आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो इसमें फिर है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इनके अतिरिक्त मृदा, पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी से निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की कुछ वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ का ऊपर आ जाते हैं और पौधों इन पोषकों पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। यह लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कृषि औजार, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य करने अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिससे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरे सिरे पर जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैल की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। चित्र 1.1 में दिया है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। उसके बाद आता है कुदाली। कुदाली यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसकी एक सिरा पर लोहे की छड़ और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। चित्र 1.1 में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है। कल्टीवेटर, यह आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों ही बचत होती है। उसके बाद आता है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों अथवा प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रख कर उसमें कुछ पानी डाल रही हैं। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी से के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्रियाकलाप 1.1, यानी एक बीकर लेकर इसे पानी से अधिक भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर बहाली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगे हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं।
अच्छे और स्वस्थ बीजों की क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छा विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। चित्र 1.2 ए और बी। परंपरागत औजार परंपरागत रूप से बीजों की आकार का होता है। चित्र 1.2 ए। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देता है। उसके बाद सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए एक ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल 1.2 बी का ये सीड ड्रिल है का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय पर एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधाशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे-छोटे थैले में रखते हैं। इस प्रकार क्यों रखे गए? धान जैसे कुछ पौधों के बीज को पहले पौधाशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे में पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधे को सूर्य का प्राप्त पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधे को देखा जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्र में किसान खेत में एक के बाद दूसरे फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के हेतु किसान खेतों में खाद देता है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। पर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एवं कार्बनिक जैविक पदार्थ हैं जो कि पौधों में जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन एक सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के लिए विषय में पढ़ चुके हैं। मूंग 1.2 मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक आकार वाले नवोद्भिद छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा एक ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ABC निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उससे थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिन बाद उसकी वृद्धि को नोट कीजिए। इसमें प्रयोग की तैयारी ABC इसमें ज़्यादा अच्छा प्लांट है। इसमें भी थोड़ा सा अच्छा प्लांट है। इसमें बहुत ही कमज़ोर प्लांट। क्या तीनों गिलास के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से वृद्धि होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इसके उपयोग से किसान को गेहूँ, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक
उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों की स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। फसलें पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एवं ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसान को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार यानी लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उसके बाद है उर्वरक एवं खाद। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशेष एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी खाद मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इसके बाद सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पीले एवं गर्म हवा में रक्षा करता है। स्वस्थ फसल के लिए मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देने की आवश्यकता है। विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलें, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी में पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछले गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुएं, झील एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने का तरीका विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है। मवेशी अथवा मजदूरों ने इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं अतः यह सस्ते परंतु कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है। मोटर यानी घिरनी से, चेन पंप से, टेकली से, रहट या इसका मतलब उत्तोलक तंत्र से, इतना से हम लोग पानी देते हैं। उसके बाद है जल को ऊपर खींचने से के लिए सामान्य पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ द्वारा जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न है। छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्वाधर पाइप नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं जबकि पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है। वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बुलाई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम।
इस विधि में जल बूंद-बूंद करके पौधे की जड़ में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों की पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद-बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए एक वरदान है। खरपतवार से सुरक्षा। भुजों से और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। यह अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य के एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान भिन्न भिन्न तरीका अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार को उखड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्प एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ से सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। उन्हें खरपतवारनाशी भी कहते हैं, जैसे 2,4-D और 4D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकतानुसार मिलाकर स्प्रे फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। उसके बाद क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़काव वाले व्यक्ति पर पड़ता है? जैसे पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनाने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। कटाई। अब कटाई का टाइम आ गया है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल का पक जाने के बाद उसे कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीना का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। हाथ अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल एवं बीजों दाने को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। एक छोटे खेत वाले किसान अनाज के दाने को पटक कर विनोइंग अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। इसका कहना है, कटाई के बाद कभी-कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिससे किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों को के खेत में जलाने से कारण चिंतित है। पहली वह जानना चाहती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। कटाई पर 3-4 महीना के बाद के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दीपावली, नवानिया या बिहू जुड़े होते हैं। अब है भंडारण। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है कि यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो इन्हें नमी की, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा रखना होता है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताज़ा कटाई की फसल दाने बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने के अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अतः भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में सुखाना
आवश्यक है, जिससे उनकी नमी कमी आ जाए। उससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवकों से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल का उत्पादन भंडारण जूट के बोरे में धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीज का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडारण गिरोह में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नमी की सूखी पत्तियों घर में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडारण गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। और जंतुओं से भोजन। अपनी अभ्यास प्रतिक्रिया निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। खाद्य पदार्थ स्रोत, जैसे दूध है, दूध किससे होता है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, सुने देखते हैं। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधे की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्र में रहने लोग मछली का मुख्य आहार का के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा उनकी फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इससे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें से मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में